हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब मेरी प्यारी महिला साथियों। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 11 है। इसके पहले मैंने बाकी 10 क्लासेस अपलोड हो चुकी है, हमारी 10 क्लास हो चुकी है। ये हमारा महिला एवं बाल विकास का कोर्स चल रहा है, जो किसके लिए चल रहा है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 में जो आने वाली है उसके लिए चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये जो बैच है ये महिला एवं बाल विकास के लिए, जिसमें मैं डेली रात के 8 बजे वीडियो अपलोड करती हूँ। और ये कंप्लीट थ्योरी बैच है ना, जिसमें हम डेली जो है कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नया टॉपिक लेके पढ़ते हैं। तो विकास के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो विकास के सिद्धांत की तीसरी क्लास एंड लास्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारा पार्ट 3 है बाल विकास का। तो अब हम बात करते हैं विकास एवं अभिवृद्धि के सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया था कि ये टोटल 10 सिद्धांत होते हैं, जिसमें हमने 2 क्लासेस में कौन कौन से सिद्धांत डिस्कस कर लिया। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सिद्धांत नंबर 1 निरंतर विकास का सिद्धांत, 2 विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, 4 विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत एंड 10th वाला वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत जो हमने आज लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में मैं आपके से 3rd वाला जो कि विकास क्रम का सिद्धांत है, एंड 7th व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, 8th समान प्रतिमान का सिद्धांत एंड 9 सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत। मतलब कि इस क्लास में हम 4 सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट क्लासेस में हमने 6 सिद्धांत के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो 6 + 4 हो जाएंगे 10। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें हमने क्लास सेकेंड में फर्स्ट में 2 सिद्धांत, फिर 4 सिद्धांत एंड फिर 4 सिद्धांत, ऐसे करके हमारे पूरे 10 सिद्धांत हो रहे हैं। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि सभी सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट प्रिंसिपल है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंट प्रिंसिपल थ्योरी। ओके, तो अब कैसे होती है व्यक्तिगत भिन्नताएं? तो अगर मैं इसमें बात करूं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो प्रत्येक मनुष्य से कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो अब उस डिफरेंसेस के आधार क्या होते हैं, किस बेसिस पे वो अलग अलग होते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो शारीरिक आधार पर भिन्न होगा, फिर मानसिक आधार पर भिन्न होगा, फिर संवेगात्मक आधार पर भिन्न होगा, फिर सामाजिक आधार पर। मतलब कि ये 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी, मतलब कि भिन्नता दिखाई देती है। तो अब हम समझते हैं कि कैसे इसके बेसिस पे व्यक्ति जो है वो कैसे भिन्न होता है। तो अब मैं बात करूँ, सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा शारीरिक आधार, शरीर के आधार पर। ओके, शरीर के आधार पर सभी व्यक्ति सेम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हर किसी में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल दिखाई देता है, कुछ ना कुछ अलग दिखाई देता है ना। आप अगर आपके 2 भाई बहन हैं, या फिर आप लोग 2 बहन बहन हो, या फिर भाई हो, तो क्या आप में कुछ समानताएं हैं? नहीं। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। जैसे आपके पेरेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके शरीर का स्ट्रक्चर होता है। कोई अपने मम्मी पे जाता है, कोई अपने पापा पे जाता है कि नहीं? इसी टाइप से शारीरिक विकास जो है वो व्यक्ति का अलग अलग होता है। अब मैं बात करूँ ट्विंस की, है ना। ट्विंस होते हैं ना, जो कि एक ही टाइम पे पैदा होते हैं, है ना। तो ट्विंस हैं, लेकिन तब भी उनका शरीर में स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है उनकी? ट्विंस की अगर मैं बात करूँ तो उनकी आइज़ का जो रेटिना होता है, रेटिना जो होता है वो भी अलग अलग होगा। एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। अगर एक जैसा होता तो वो ट्विंस ही नहीं, वो मतलब उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही नहीं रहते। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के किसी न किसी चीज़ में क्या होती है, भिन्नताएं होती है। तो फिजिकल डिफरेंस में भी अगर मैं बात करूँ ट्विंस की, जो ट्विंस बच्चे होते हैं उनकी भी, वो भी बिल्कुल सेम नहीं होते। उनकी आंखों का रेटिना सेम नहीं होगा, उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे। उनके फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेम होंगे, क्या? फिंगरप्रिंट भी सेम नहीं होंगे। तो जब उनकी 2 चीज़ें, 2 पर्सनालिटी, अगर 2 चीज़ों में अगर डिफरेंसेस है तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की कैटेगरी में आते, बिल्कुल भी वो सेम प्राणी नहीं कहलाएंगे। जब ट्विंस बच्चों में तक के समानताएं नहीं होती है, तो जब अलग अलग 1-2 साल 3 साल के अंतर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो क्या उनमें समानताएं होंगी? नहीं होंगी। तो
इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में सबसे पहला जो फैक्टर है शारीरिक आधार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल फॉलो करता है। ओके, अब बात करती हूँ मैं मानसिक आधार पर। अब मानसिक आधार पर कैसे अलग अलग होंगे? मानसिक आधार पर मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग, अब देखो, जो ज़रूरी तो नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो अगले वाले को भी वही पसंद हो, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मैथ्स अच्छा लग रही है तो दूसरे को, किसी एक कोई व्यक्ति है, उसे, आप ही की क्लास का कोई व्यक्ति है, उसे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगेगा? उसे लगेगा इंग्लिश अच्छा लगेगा, है ना। आपको मैथ्स अच्छी लग रही है, दोनों को ज़रूरी नहीं है कि सेम सेम सब्जेक्ट ही पसंद है, वो इंटरेस्ट है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से हम मानसिक एबिलिटी की बात कर सकते हैं, मानसिक भिन्नता की बात कर सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो इमोशनल में क्या होता है, इमोशंस में अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ में गुस्सा आ रहा है तो नॉट कंपलसरी कि आपको भी उस चीज़ में गुस्सा है। अगर कोई चीज़ किसी व्यक्ति को, पर्सन को अच्छी लग रही है तो आपको भी ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अच्छी लगे, उसी को आप पसंद कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग डिफरेंसेस होती है। अब सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पे कुछ लोगों को समाज में जाना, मिलना जुलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने अपने आजू बाजू, आस पड़ोस में देखा होगा ये सारी चीज़ें। कुछ लोग जो है वो बहुत सोशल होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, किसी के पास टाइम भी नहीं होता, किसी के पास टाइम होता है फिर भी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी के पास टाइम नहीं होता फिर भी वो अपने काम को, वर्क को मैनेज करते हैं और सोशल होने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर, संवेगात्मक आधार पर और सामाजिक आधार पर भिन्न होता है। अब आपको यहाँ पे 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? आई होप कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये 4 बच्चे कौन कौन हैं? तो ये 4 बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो ये एक ही क्लास के बच्चे हैं, है ना। ये एक ही क्लास के बच्चे हैं जिनका नाम है चुन्नू, मुन्नू, सिम्मी, जिम्मी, मिम्मी और टिम्मी। ये 4 बच्चे हैं जो कि एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो इनका तो सब चीज़ सेम होना चाहिए था, क्योंकि एक क्लास में पढ़ रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिम्मी जो है वो जिम्मी से अलग है ना। जिम्मी जो है वो मिम्मी से अलग है, मिम्मी जो है टिम्मी से अलग है। मतलब कि चारों जो हैं एक दूसरे से नॉट इक्वल हैं। किसी के हेयर स्टाइल में चेंजेस होगा, किसी के आइज़ में चेंज होगा, किसी के फेस में चेंज होगा, किसी की हाइट कम होगी, किसी की हाइट ज़्यादा होगी, कोई मोटा होगा, कोई दुबला होगा। मतलब कि हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम समान प्रजाति की बात करें, ठीक है, अगर हम समान प्रजाति की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं बंदर की, बंदर तो बिल्कुल ही सेम दिखते हैं। आप बता सकते हैं क्या कि कौन सा बंदर अलग दिख रहा है, कौन सा बंदर अलग नहीं दिख रहा है ना। सेम दिखते हैं ना। पर नो, जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं है, इसलिए आप उन्हें, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे बंदर अलग दिख रहे हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंसेस होता है। समान प्रजाति के होने के बावजूद भी उनमें डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि उनमें डिफरेंसेस नहीं होते। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इतना ही था, मतलब कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में इतना ही था। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं इसके एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। मैं आपसे एक इसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आप आंसर बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जेठालाल व बबीता का जन्म एक ही टाइम, एक समय पर हुआ है, ठीक है। एक जो दो व्यक्ति है, एक है जेठालाल, एक है बबीता, किंतु विकास के क्रम बबीता ज़्यादा स्मरण कर पाती है किंतु जेठालाल नहीं कर पाता है। विकास के जो क्रम की बात है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे, वो कौन अच्छे से लर्न कर पा रहा है? बबीता कर पा रही है, लेकिन जेठालाल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप वीडियो को पुश करेंगे और बताएंगे कि इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत अप्लाई हो रहा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जो चीज़ एक व्यक्ति अच्छे से कर पा रहा है वो दूसरा व्यक्ति भी अच्छे से कर पाए। तो इसमें क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताएँ होंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिद्धांत की। नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न कैसे होते हैं ये हम जानेंगे। तो ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, और ये एक हथनी है, मतलब फीमेल हाथी है, फीमेल हथनी। ओके, तो इसका एक पुत्र है, व्यक्ति का एक पुत्र है जिसका नाम है जेठालाल, जिसका जन्म के समय वजन कितना था? 3.5 किलो का था। ये एक हथनी है, इसका भी एक पुत्र है, इसके पुत्र का नाम है गब्बर, और इसका जन्म के समय वजन कितना था? 100 kg था।
और एक और कोई व्यक्ति है जिसका नाम है चंपक लाल, उसका पुत्र है नारसिंह, जिसके बच्चे का जन्म के समय वजन कितना है, 2.5 किलो का है। अब ये तीनों जो व्यक्ति इन तीनों के जो पुत्र हैं ये कब पैदा हुए हैं, एक ही डेट पर 14 अगस्त 2023 को पैदा हुए। ठीक है, तो आपने देखा कि इनका वजन क्या क्या है। तो अब मुझे ये बताइए 14 अगस्त 2024 को क्या इनका वजन इतना ही होगा? हाँ, क्या इनका वजन इतना ही होगा? नहीं। अगर इसका वजन 3.5 किलो है तो इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, 5 किलो हो जाएगा। ये 100 किलो तो 200 किलो हो जाएगा, ये 2.5 किलो है तो ये 4 किलो हो जाएगा। ठीक है, पर समान कैटेगरी में आ गए क्या? वो नहीं आए हैं, है ना। तो जैसा जो व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे जिसके गुण होते हैं वो व्यक्ति वैसे ही डेवलप होता है। जैसे उनमें गुणसूत्र आते हैं माता पिता के, वो व्यक्ति वैसे ही गुणसूत्र के साथ में आगे बढ़ता है, वैसे ही चीज़ें जो है उसके बॉडी में, शरीर में, स्ट्रक्चर में चेंजेस लाती हैं। तो यही होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट किसी भी व्यक्ति में, किसी भी मनुष्य में, किसी भी जानवर में डेवलपमेंट जो है वो उसके पैटर्नल गुण के अकॉर्डिंग, उनके पैटर्नल गुणसूत्र के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इसमें एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख पाते होंगे। अगर व्यक्ति के ही व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्ति भी अलग अलग व्यक्तियों की अगर मैं बात करूँ तो पहले है पिता, दूसरा है राम, तीसरा है श्याम, चौथा है मोहन। ये तीन पिता हैं। इनके पुत्र है एक्स, वाई एंड जेड। ओके, जिनका जन्म के समय वेट कितना था, 3.5 किलो, 2.5 किलो और 1.5 किलो, इस प्रकार से इनके बच्चों का वेट था। और 1 साल के बाद इनके बच्चों का वेट कितना हो गया है, 1 साल के बाद इनके बच्चों का वेट कितना होगा ये आपको बताना है। तो सभी बच्चों का वेट 1 साल बाद सेम होगा क्या? नहीं होगा। जैसे जिन्होंने जन्म लिया वैसे उनके उनके शरीर में इम्प्रूवमेंट होगी। इकट्ठे पूरे बच्चे जो है वो इक्वल कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये हो गया समझ लो 5 किलो का, ये हो गया समझ लो 4 किलो का, और ये हो गया 3 किलो का। तो इस प्रकार से क्या होगा, उनमें डेवलपमेंट होगा। जैसा जैसा ढांचा रहता है, जैसा आपके पास में ढांचा रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, वैसे ही उसमें परिवर्तन आते हैं। वैसे ही उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन हो, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर बनता है। ये मैं आपको एक ईंट का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, जिसमें क्या बनते हैं, ईंटें बनते हैं। तो ईंटें तो आपको सेम ही दिखते हैं, है ना, लेकिन जैसा उसका साँचा रहता है वैसे ही ईंट भी बन के तैयार होता है। छोटा ढांचा है तो छोटा ईंट बनेगा, उसमें अगर कुछ इस टाइप से डिज़ाइन है तो इस टाइप से डिज़ाइन बन के आएगी, इस टाइप से डिज़ाइन है तो इस टाइप से डिज़ाइन बनेगी। मतलब कि जैसा ढांचा रहेगा, जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, वैसे ही व्यक्ति हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे एनिमल हो, उनके गुणसूत्र जो है वो उनके बच्चों में आते रहते हैं। तो ये था हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। एक इसमें अगर एक इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूँ तो इसकी परिभाषा होती है, व्यक्ति का विकास उसके जन्म के टाइम प्राप्त प्रतिमान पैटर्न के अनुसार होता है। व्यक्ति का विकास उसका कैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है, उसके जन्म के टाइम जो भी प्रतिमान प्राप्त हुए, जो भी पैटर्न प्राप्त हुआ उसी के अकॉर्डिंग होता है। हाथी का बच्चा हाथी होगा, बंदर का बच्चा बंदर के जैसे होगा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसे होगा। नेक्स्ट सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रियाओं का सिद्धांत। Development proceeds from general to specific response. In the case of language development, the child before saying different word letter bubbles different sound similar it seem large object before seeing the small object. अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा क्या करता है, पहले रोना सीखता है, फिर बबलिंग करना सीखता है, फिर वो कुछ लेटर्स बोलता है, फिर वो कुछ वर्ड बोलना सीखता है। तो मतलब कि जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, छोटे छोटे एक क्रम में होती है। मतलब एक सामान्य चीज़ें सीखता है, फिर वो एक विशिष्ट चीज़ें सीखता है। तो यही चीज़ हम देखते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, बच्चा क्या करता है, सबसे पहले रोना सीखता है। जन्म में ही वो क्या करता है, सबसे पहले रोना सीखता है। जैसे ही पैदा होता है बच्चों को क्या करते हैं, रुलाते हैं। फिर वो बड़बड़ाना सीखता है, बबलिंग करता है। 10 माह से पहले का जो बच्चा है, जो 10 माह से पूर्व तक के, वो क्या करता है, बबलिंग करना स्टार्ट करता है। कुछ कुछ वर्ड वो ऐसे बोलता है जो कि हमें समझ में नहीं आता, पर वो बोलने की कोशिश करता है। इसी समय को हम जागरण काल भी कहते हैं। अब जब बच्चा 10 माह के बाद हो जाता है, मतलब 11th मंथ में वो जब एंटर करता है, तो वो प्रथम शब्द बोलना सीखता है। और उसका प्रथम शब्द क्या होता है, माँ, है ना। बहुत ही अच्छा स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता, पर वो बोलता है। फिर बच्चा 12 महीने का अगर हो जाता है, 12 महीने का जब बच्चा होता है तो वो 2 से 3 शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो फिर बच्चा जब 24 महीने का हो जाता है तो वो
लगभग 214 शब्द बोलने लग जाता है। इसमें लगभग की बात है, इसमें कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चा जो है वो अपनी चीज़ों को सीखता है। पहले वो रोना सीखता है, फिर बड़बड़ाना सीखता है, फिर वो प्रथम शब्द बोलना सीखता है, फिर 2 से 3 शब्द बोलता है, फिर लगभग 214 के करीबन शब्द बोलने लग जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या हो रही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हो रही है। पहले वो सामान्य चीज़ें सीख रहा है, फिर वो उसी में विशिष्ट चीज़ें बोलना सीख जा रहा है। फिर 24 माह तक के वो बच्चा शब्द बोलना सीख रहा है। फिर वो क्या करेगा, पूरे वाक्य बोलना सीखेगा। इस प्रकार से वो चीज़ों को सीखते जाएगा। अब बात करते हैं हम स्कूल की। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाते बराबर उसको पूरा ज्ञान हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है। स्कूल में जाने के बाद में वो वर्णमाला सीखता है। उसके KG1 KG2 नर्सरी में उसे अनाराम सिखाते, वर्णमाला सिखाते, ABCD सिखाते। ABCD सीखेगा, उसके बाद उसे शब्द बनाना सिखाते हैं। छोटे छोटे शब्द बनाता है वो। फिर क्या बनाता है, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है। उन शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बनाना सीखता है। तो इस प्रकार से स्कूल में भी कुछ ना कुछ एक पैटर्न फॉलो होता है। इसीलिए तो हम KG1 से 12th तक के पढ़ते, नहीं तो हम 12th से KG1 नहीं पढ़ते। ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चा सामान्य से विशिष्टियों की ओर अपनी क्रियाओं को कर रहा है, अपनी क्रियाओं को फॉलो करता है। अगर आप अभी क्लास KG1 की नर्सरी में नहीं पढ़े होते, पहली दूसरी नहीं पढ़े होते, तो आप क्या 5वीं पास कर पाते? नहीं कर पाते। 5वीं पास नहीं कर पाते तो 8वीं पास नहीं कर पाते, 8वीं पास नहीं कर पाते तो 12वीं नहीं कर पाते, तो मतलब 10वीं नहीं कर पाते, 10वीं नहीं कर पाते, 12वीं नहीं कर पाते। और 12वीं तक पढ़ते ही तो आप ग्रेजुएशन कर पाते, और ग्रेजुएशन नहीं कर पाते तो क्या आप महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म डाल पाते? नहीं कर डाल पाते। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है जो कि एक अपने पैटर्न को फॉलो करती है ना। इसीलिए जो विकास होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। अब शारीरिक अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, शरीर में वो कैसे पैटर्न को फॉलो करता है, शारीरिक उसका डेवलपमेंट कैसे सामान्य की विशिष्ट की ओर होता है। पहले जो छोटा बच्चा वो कैसे चलता है, घुटने के बल चलना सीखता है। देखा होगा आप लोग ने, कोई ना कोई बच्चों को तो देखा ही होगा कि बच्चे क्या करते हैं, पहले घुटने के बल चलना सीखते हैं, रांगते हैं, फिर वो पैरों की सहायता से चलना सीख जाते हैं, फिर वो पकड़ पकड़ के चीज़ों को चलते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, वो दौड़ना सीख जाते हैं। अब पैरों की सहायता से चलना तो सीख गए, दौड़ते भी है। फिर बेचारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं ना तो हमेशा गिर जाते हैं कि नहीं, उनकी एक उम्र होती है गिरने की। फिर वो बहुत अच्छे से चलना सीख जाते हैं। अब बहुत अच्छे से चलना सीख गया, जिसको रुचि है तो वो धावक भी बन जाता है। हर कोई धावक नहीं बन पाता, ये नहीं बोल रही कि मैं हर व्यक्ति धावक बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ जिनको इंटरेस्ट है वो धावक भी बन जाता है। तो इसी प्रकार से व्यक्ति का जो विकास है वो कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और वो अपनी क्रियाओं को सामान्य से विशिष्ट की ओर करता है। तो आगे बात करते हैं हम, व्यक्ति सामान्य क्रियाएं करता हुआ विशिष्ट क्रियाएं करता है। मैंने आपको बताया व्यक्ति जो है वो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, जनरल एक्टिविटीज़ करता है, उसके बाद स्पेशल एक्टिविटीज़ करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं। राधा पहले सामान्य रूप से बोलना सीखती है, फिर धीरे धीरे यह प्रवक्ता के तौर पर भाषण देना सीखती है। यह कैसा विकास है? आपको यहाँ पे समझ में ही आ रहा होगा कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर की अनुक्रिया है। क्या एक जैसे पैटर्न का सिद्धांत है कि नहीं? बिल्कुल भी एक जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। व्यक्तिगत भी इसमें कुछ डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसमें एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करते। व्यक्तिगत भिन्नताएं भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर अनुक्रिया। तो ये था हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। आगे बात करते हैं, नया सिद्धांत की बात करते हैं, संचयी और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिपीटेशन। ये आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है जो किस अवस्था में, भी सहसावस्था में, फिर वो बाल्यावस्था में पहुंच जा रहा है, फिर वो किशोरावस्था में पहुंच रहा है, उसके बाद में वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जा रहा है। ठीक है। तो जब बच्चा सहसावस्था में था तो वो क्या सीखा? वो रोना सीखा। किस चीज़ के लिए रोना सीखा? वो खिलौने के लिए रोना सीखा, वो चॉकलेट के लिए रोना सीखा। बच्चे को जब कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो क्या करते? रोते हैं। कभी कभी तो दिखावे के लिए भी रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जब हम रोएंगे तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। तो है ना। तो बच्चे इस ऐसा अवस्था में क्या चीज़ है? रोना सीखा। वो किसी भी चीज़ों के लिए क्या करता था? रोता था। अब बच्चा बाल्यावस्था में आया, तब भी बच्चा रो रहा है। अब क्यों बच्चा रो रहा है? अब तो उसे चॉकलेट भी मिल गई, खिलौने भी मिल गए। तो वो बोलता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मेरे को स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है। फिर उसके लिए रो रहा है, फिर बोलता है नहीं मैं स्कूल जाऊँगा, लेकिन मुझे न्यू ड्रेस चाहिए तभी मैं जाऊँगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ नया नया होता है, हर नया नया चाहिए होता है, हर साल नया नया चाहिए होता है। भले उनके पेरेंट्स किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उनको नया नया चीज़ें ला के देते भी, क्योंकि उनका बच्चा रो रहा है ना। फिर वो बोलता है मुझे नया लंच बॉक्स भी चाहिए,
और फिर वो इसलिए रो रहा है क्योंकि उसका कहना ये है कि मुझे टीचर जो है वो खेलने नहीं देते स्कूल में, घर में आप खेलने नहीं देते हो तो मैं खेलूँ कब, मैं इसलिए मेरे को स्कूल जाना ही नहीं है, मैं जाना ही नहीं चाहता स्कूल। तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चा जो है वो तब भी रो ही रहा है, रो रहा है। अब बच्चा पहुंच गया है शीर्षावस्था में, सहसावस्था में। अब तो पूरी उसकी स्कूल भी ख़त्म हो गई, लंच बॉक्स भी नया मिल गया, उसे खिलौने भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अब वो बड़ा हो चुका है, लेकिन तब भी वो रोएगा। अब क्यों रोएगा, अब बड़ा तो हो गया, किशोरावस्था में पहुंच गया है, तो अब जो उसके अंदर इमोशन डेवलप होंगे, है ना, जो मनुष्य के अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, अब उसे चाहिए गर्लफ्रेंड। अरे भैया, अगर जॉब ही नहीं रहेगी, तुम बेरोजगार रहोगे, तो कहाँ से तुम्हारे पास में गर्लफ्रेंड आएगी। तब भी वो रो रहा है कि हाँ मेरे पास में गर्लफ्रेंड नहीं है ना। तो मतलब उसका रोना अभी भी चालू है। अब वो आया प्रौढ़ावस्था में, अब तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई, अब तो शादी भी हो गई, वाइफ भी आ गई, अब तो गर्लफ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है ना। वाइफ ही आ गई तो क्या ही गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। तो अब तो उसको खुश रहना चाहिए, अब तो उसकी लाइफ बिल्कुल शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। लेकिन अब तुम कर रहे हो छोटी सी नौकरी, क्योंकि तुमको तो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, तो कहाँ से करोगे अच्छी जॉब, है, पढ़े लिखे इंसान को तो मिल रही नहीं है, तो तुमको कहाँ से मिल जाएगी। अब वाइफ ने इसके सिर के ऊपर तांडव करना चालू कर दिया कि मेरे को नई नई साड़ी चाहिए, मेरे को ये वाली ज्वेलरी चाहिए, मेरे को वाली ज्वेलरी चाहिए। कर दिया कि नहीं करते हैं क्या आप लोग, करते होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा करते हैं करके, ठीक है। तो वो तब भी रो रहा है। मतलब क्या हो रहा है इसमें, इन सारी चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है इस अवस्थाओं में, वो जो जब जा रहा है, तो इन सब में कॉमन चीज़ क्या हो रही है, कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको कॉमन दिखाई दे रहा है रोना, क्राइंग दिखाई दे रहा है। कॉमन क्राइंग की जो प्रोसेस है वो बार बार कर रहा है। तो किस चीज़ में पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी रोने में पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब वो जब बच्चा जो है एक बार जो चीज़ सीख गया, वो चीज़ वो अपने पूरे जीवन पर्यंत तक, मृत्यु तक के वो चीज़ें को फॉलो करते रहता है, वो चीज़ को अप्लाई करता है, वो चीज़ उसके दिमाग में आती ही है। जो चीज़ आपने कुछ ना कुछ चीज़ें सीखा है वो आपको कहीं ना कहीं रिपीट होगी ही, और आप उसको रिपीट करेंगे ही। करेंगे कि नहीं करेंगे। आप जब महिला पर्यवेक्षक बन जाएंगी तब आप अपने सामने बच्चों को देखेंगी, और वो सारी चीज़ें आपके भी दिमाग में आएंगी कि हम भी यही सारी चीज़ें करते थे जब हम बच्चे थे। तो यही होता है संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। विकास क्या है, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। मैचुरेशन सेट्स लिमिट्स ऑफ टू डेवलपमेंट। मैचुरेशन क्या करता है, डेवलपमेंट की एक लिमिट को सेट करता है। इट मीन्स बिकॉज ऑफ लिमिटेशन इज हेरिडिटी एंडाउनमेंट, डेवलपमेंट कैन नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इवन व्हेन लर्निंग इन इनकरेज। ओके, जब तक कि लर्निंग इनकरेज नहीं हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, डिप्राइवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो लिमिट्स डेवलपमेंट। लर्निंग अपॉर्चुनिटी की लिमिट्स भी डेवलपमेंट ही सेट करता है। अब ये क्या है, कैसे होती है मैच्योरिटी और परिपक्वता लर्निंग का, कैसे ये एक उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, हम देखते हैं आगे। तो अब मैं आपसे बात करूं तो देखिए, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, बालक में परिपक्वता मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग विकास, समझ, ज्ञान का विकास होता है। ठीक है, को 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बॉडी दिखाई दे रही है। ये है 5 ईयर की, अब ये हो गई 10 ईयर की, ये हो गई 15 ईयर की। ओके, जिसका नाम है संतरी, संतरी इसका नाम है। अब यहाँ पे बोलना चाह रहा है, आप जिस जिस एज में हो आप वही चीज़ें सीखते हैं, आपको वही चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती, वही चीज़ अच्छी लगती। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका इंटरेस्ट उस चीज़ की तरफ से अलग हटते जाता है। आपको जो चीज़ बचपन में पसंद थी वो चीज़ अभी पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं होता है ना। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, अगर कोई बच्चा है, अगर उसकी एज 5 ईयर है, आपको अगर उसकी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उसे मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, आप उसे क्षेत्रमति पढ़ा रहे हैं, उसके बड़े बड़े फॉर्मूलेज बता रहे थे, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। कैसे सीख पाएगा जब आपने उसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं बताया, बेसिक नॉलेज ही नहीं बताया है, आपने उसे शेप साइज़ के बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कैसे सीख पाएगा? वो सारी चीज़ें नहीं सीख पाएगा। जिसमें उसमें दिमाग, जितना उसमें दिमाग है, जिसमें उसमें मैच्योरिटी, वही तो चीज़ें वो सीख पाएगा, नहीं तो कैसे सीख पाएगा? ठीक है, तो जो विकास है वो एक अकॉर्डिंग वे में होता है, एक मैच्योरिटी के हिसाब से होता है। जैसे उसका शरीर है वैसी वो इन चीज़ों को सीख पाता है, कर पाता है। 5 साल के बच्चों को हम 20 किलो वजन उठाने बोलेंगे, वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। ठीक है,
10 साल के बच्चे को अगर हम बोलेंगे तो हो सकता है वो उठा ले, और 15 साल का तो उठा ही लेगा 20 किलो वजन, है ना। तो इस प्रकार से जैसे उनका वेट होगा, हाइट होगा, माइंड डेवलप होगा, उसी प्रकार से वो चीज़ों को क्या करेगा, सीखेगा, उसमें उतनी मैच्योरिटी आएगी, उसमें उतनी परिपक्वता आएगी और वो उस चीज़ों के सीखते जाएगा। तो यही होता है विकास, परिपक्वता तथा सीखने की उपज होती है। विकास क्या होता है, चीज़ों को सिखाता है और इसमें हमें परिपक्व बनाता है। तो ये थे हमारे विकास के सिद्धांत, जिसमें हमने आज 4 सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया। तो यहीं पे करते हैं हम अपनी क्लास को एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। जो भी आपको डाउट्स है, जैसा भी आपको लग रहा है वीडियो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे ही मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी, वैसे ही चीज़ें आप लोगों के साथ में और अच्छे बेटर वे में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।